नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम पिछले क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले क्लास में सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी ये सब ने पढ़ लिया। बायोगैस प्लांट भी पढ़ लिया, जिसे गोबर गैस प्लांट बोलते हैं। आज हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी फ्रॉम द सी। एनर्जी फ्रॉम सी, समुद्र के एनर्जी से हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं। आज का टॉपिक जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस पर जो है ये जो जितने चीज़ें अभी हम पढ़ रहे हैं इसमें ये अभी रिसर्च लेवल पे ही है, ज़्यादा ये अभी प्रैक्टिकल फॉर्म में नहीं आया है। जैसे हम अभी पढ़ेंगे, जैसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे अभी टाइडल एनर्जी, ठीक है, फिर हम वेव एनर्जी पढ़ेंगे, फिर ओशियन थर्मल एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक। तो ये सब जो है ये भी जो है ये प्रैक्टिकली फुल्ली, जैसे हमारा कोल बेस्ड पावर प्लांट है तो ये सब जो इस पर वर्क करता है 80% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, वो इसकी इफ़िशियंसी 40 to 45% होता है। तो इस तरह से ये जो हम अभी प्लांट पढ़ेंगे उसकी इफ़िशियंसी बहुत ही कम होता है। ये जो टॉपिक होता है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बट आपको इस तरह से आ सकता है कि व्हाट इज़ टाइडल एनर्जी, व्हाट इज़ वेव एनर्जी, इस तरह से ये टॉपिक आ सकता है। ओके, ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आ सकता है। अब देखो टाइडल एनर्जी क्या होता है। टाइड का मतलब पढ़ जानते हो, टाइड का मतलब होता है ज्वार, ज्वार और भाटा। अब देखो दो नाम एक सुना होगा, ज्वार एक भाटा। ज्वार का मतलब हाई टाइड आ जाना, ठीक है, उसको ज्वार बोले। भाटा मतलब वो टाइड को वापस से चला जाना, ठीक है। तो ये ज्वार और भाटा आपने सुना होगा। और ये होता क्यों है देखो, और ये जो टाइडल एनर्जी है वो आता किसके कारण है, तो सी में जो लहरें उठती है उसी को हम टाइडल एनर्जी बोलते हैं। अब ये टाइड्स क्यों होता है, हाई टाइड लो टाइड क्यों आता है, तो ये देखो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। मून और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण यहाँ पे हाई टाइड, और कहीं पे कम हो जाता है कहीं ज़्यादा हो जाता है। दैट्स वाई, क्योंकि दोनों एक सन के चक्कर लगा रहा है, उसके बाद वो मून जो है अर्थ के चक्कर लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वहाँ पे वर्क कर रहा है जो मून और अर्थ के बीच में। तो इसी के कारण यहाँ पे क्या होता है, फोर्स का कम या ज़्यादा होने के कारण ही वो हाई टाइड और लो टाइड होता है। ओके, और उसके डिटेल में मैं उस पर भी एक वीडियो बनाने के लिए सोच रहा हूँ कि इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊँ कि चंद्रमा के, मून और अर्थ में ऐसा क्या होता है जिसके कारण हाई टाइड होता है लो टाइड। बट आपके लेवल का इतना ही है कि बस हाई टाइड लो टाइड किसके कारण होता है, तो ग्रेविटेशनल पुल के कारण होता है, ये आपको बस ध्यान रखना है। तो टाइडल एनर्जी, अब देखो टाइडल एनर्जी का मैं ऐसे ग्राफ बनाऊँ तो ये सिंपल ऐसे एक गेट बना दो, बैरेज बना दो, ठीक है। ये ऐसे एक बैरेज बना देते हैं हम लोग, और यहाँ पे ये बैरेज, और ये इधर है समुद्र सी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है टरबाइन रख देते हैं, वाटर टरबाइन यहाँ पे हम इसके बीच में प्लेस कर देते हैं। इधर से समुद्र से लहर उठकर आई, ठीक है, इधर से ये अभी ये मान लो समुद्र की लहर है, ठीक है। यहाँ पे अभी जो इनिशियली है वो पानी का लेवल ये है। फिर जैसे ही हाई टाइड हुआ तो ये टाइड क्या होगा, प्रेशर से उठकर आएगा और इस पर एक्सर्ट करेगा फोर्स और इसको घुमा देगा, और इसको घुमा देगा। फिर हम इससे जनरेटर कनेक्टेड होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। फिर ये जो हाई टाइड जो एनर्जी पानी वाटर जो इधर फ्लो होकर आया उसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जमा कर लेते हैं। इधर हम लोग इसको, फिर इस गेट को हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। बंद करके फिर इसको हम पानी को इधर इकट्ठा कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट लेवल में क्या करते हैं, नेक्स्ट लेवल में हम इसी पानी को, ये जो पानी है इधर मैं अलग से बना देता हूँ, तो इसी पानी को हम लोग यहाँ से फिर दोबारा से खोल देते हैं, ठीक है। तो ये इधर पानी जो इकट्ठा हुआ था इसको हम लोग यहाँ पे, फिर ये टरबाइन है ही, तो मतलब मान लो कि इसी को उल्टा डायरेक्शन में खोल दिया तो ये वापस से घूम गया। जब इधर लो टाइड होगा तब, हाई टाइड में तो इधर से पानी आप फेंकेगा ही। जब इधर समुद्र लो टाइड जो भाटा हो जाएगा तब उसको हम यहाँ से इधर से खोलेंगे तो फिर ये वापस से समुद्र में चला जाएगा। फिर से ज्वार आएगा, फिर से ये अंदर आ जाएगा, फिर से भाटा जाएगा। तो इस तरह से हाई टाइड लो टाइड होता है, जिसके कारण टरबाइन घूमता है, फिर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं। बट आप ऑब्वियस सी बात है कि ये बात सोचने की बात है कि ये कितने बार होता होगा। ऑब्वियस सी बात है कि एक डे में आपको 3 या 4 बार हाई टाइड लो टाइड इतना आता है। और दूसरी इसका प्रॉब्लम है कि ये सब जगह कॉम्पिटेबल नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है ये कि आप हर जगह लगा सकते हो। ये तो हमारा, यदि हम अपने मानचित्र को याद करें, मैप को, तो ये इधर मैं रफली बनाऊं तो ये ऐसे
ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ये यहाँ पे ऐसे गुजरात है, ठीक है, और इसके बाद ये, तो ये जो गुजरात वाला एरिया है यहीं पे ये थोड़ा बहुत कारगिल है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये टाइड एनर्जी का हमने प्लांट पढ़ा, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, बट ये मोर और लेस दिस इज नॉट ऑन ए लार्ज स्केल सूटेबल, ठीक है। अभी ये लार्ज स्केल पे सूटेबल नहीं हुआ है। और इसके डिसएडवांटेज क्या है कि इसके लिए जो यहाँ पे जो इसको हम बोलते हैं, ये टाइड बैरेज हो गया, या टाइड डैम भी बोल सकते हो, ठीक है, टाइडल बैरेज, ठीक है, टाइडल बैरेज या डैम बोल सकते हो। तो ये टाइडल डैम हो गया, तो और ये इधर से पानी आया, ये टरबाइन हो गया, तो ये सिंपल इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम आ जाते हैं वेव एनर्जी पे। तो इसका हमने एडवांटेज देख लिया। एडवांटेज यही है कि बस इसमें हमें कोई ज़्यादा खर्च है नहीं, और इसमें एनवायरनमेंट को पोल्यूशन नहीं होता है, ये सब इसका वो है एडवांटेज है। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये सब जगह कंफर्टेबल नहीं है, ये सिर्फ उसी जोन में जहाँ पे समुद्र के किनारे में ऐसा कर सकते हैं। बट यस, यदि समुद्र के किनारे में भी इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाता है तो हमारे जो हमारे कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है उस पर तो लोड कम आएगा ना, तो हमें कहीं ना कहीं एनर्जी को हम सेव कर सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेज है। सो अब हम सेकेंड का पढ़ते हैं, वेव एनर्जी। अब वेव एनर्जी क्या है? सो वेव एनर्जी को समझिए। वेव का मतलब आप जानते हो, यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पे तो हाई टाइड और लो टाइड, ये तो बहुत ज़्यादा हवाएं, जो आपने देखा होगा समुद्र में, वो जो पानी ऊपर उठ उठ के आता है ना, वो तो हाई टाइड की बात होगी। वेव होता है एक नॉर्मल हवा के प्रेशर के कारण वो जो वाटर का ऊपर का सरफेस होता है वो एज ए वेव मोशन चलता है, इस तरह से मोशन उसका होता है। ओके, तो इसे हम बोलते हैं सी का वेव एनर्जी। उसमें भी क्या होता है, एनर्जी होता है, क्योंकि वो वेलोसिटी से, अब ये होता क्यों है, क्योंकि एयर का प्रेशर जो होता है, ये जैसे नॉर्मल हमारा ये वाटर सरफेस है, ये हमारा ऊपर सबसे ऊपर वाटर सरफेस है, इस पे एयर का क्या करेगा, प्रेशर एग्जर्ट होता है, एयर का प्रेशर एग्जर्ट होता है। और प्रेशर एग्जर्ट होने से फिर ये क्या होता है, ऐसे इस पे दबाव पड़ेगा तो ये ऊपर, क्योंकि पानी क्या है, पानी आप जानते हो कंप्रेसिबल फ्लूइड है, बट वैसे तो इनकम्प्रेसिबल है, लेकिन आप इसको थोड़ी बहुत इसमें कंप्रेसिबिलिटी होती है। ओके, वैसे वाटर यदि पूछा जाए तो इनकम्प्रेसिबल है। ओके, और एयर क्या है, कंप्रेसिबल है, लेकिन मोर और लेस सॉलिड के कंपेयर में तो ये कंप्रेसिबल होता ही है। तो एयर के प्रेशर में आकर फिर इसमें इलास्टिसिटी भी होता है, क्योंकि दबाओगे तो फिर वापस ये अपने शेप में आ जाता है। तो ये वापस इस पर प्रेशर एग्जर्ट करेगा, ये नीचे की ओर दबेगा तो आगे वाले को ये फोर्स लगाएगा, तो इस तरह से ये वेव मोशन यहाँ पे क्रिएट होता है। अब ये वेव मोशन से हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। इसमें क्या होता है, लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, क्योंकि जहाँ भी वेलोसिटी की बात आ जाएगा वहाँ पे क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। और वेरी फास्ट इसमें जो वेव होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी भी हाई होगा, जितना हाई स्पीड होगा काइनेटिक एनर्जी हाई होगा। अब इसमें हम एक ऐसा डिवाइस बनाएं, वैसे अभी है, ऐसे ये प्रैक्टिकली अभी चल नहीं रहा है, ऑपरेशन में नहीं है, बट ऐसा सोचा जा रहा है कि हम एक ऐसा रोटेटिंग जनरेटर लगाएं, ठीक है, फ्लोटिंग जनरेटर, कि इसमें पानी पे छोड़ दें और वो फ्लोट करे, और उसी फ्लोट के कारण जनरेटर घूमे और उससे फिर हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाए। तो ये एक आइडिया है, देखते हैं कब ये होता है पॉसिबल। और ये ऐसा जापान में एक डेमो के तौर पे ऐसे किया भी गया है, ठीक है। जितने भी ये है ना, ये सब डेमो के तौर पे किया गया है, बट प्रैक्टिकली अभी ये नहीं हुआ है, समझ में ना। टाइडल और टाइडल तो फिर भी अभी पॉसिबल है, हमारे इंडिया में है, गुजरात में थोड़ी बहुत एनर्जी इसका कंट्रीब्यूशन होता है टाइडल से, बट वेव तो नहीं है, वेव नहीं है। तो ये अभी ऑन पेपर है, अभी प्रैक्टिकल में नहीं आया है, तो इसे आप ध्यान रखिए। ये एक मॉडल है, प्रोटोटाइप और मॉडल दो टाइप के होते हैं, तो ये अभी मॉडल सोचा जा रहा है। चलिए, तो ये तो वेव एनर्जी की बात हो गई। अब हम आते हैं थर्ड, क्या है, ओशियन थर्मल एनर्जी। ओशियन थर्मल एनर्जी। अब इसमें क्या होगा बताओ। इसमें जो होगा, आप जानते हो कि समुद्र जो होता है अपना, महासागर होता है, अब सन से जो रे आ रही है वो क्या करता है, ये महासागर, ये पानी से भरा हुआ है, तो इसके जो अपर सरफेस होता है, वो ओशियन के जो वाटर के अपर सरफेस होते हैं, और इनके लोअर सरफेस को कंपेयर किया जाए तो अपर सरफेस जो होते हैं सन के कांटेक्ट में आते हैं, हीट के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो ऊपर वाला जो सरफेस है वो क्या होता है,
थोड़ा सा हॉट होता है कंपेयर टू लोअर सरफेस। ठीक है, तो ड्यू टू यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, नीचे लोअर जो अपना लेवल है उस पर टेम्परेचर कम, और ऊपर अपर लेयर जो वहाँ पे टेम्परेचर हाई। तो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस अब हम ये समझ सकते हैं कि ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एनर्जी क्रिएट करा सकते हैं। और यही जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी यहाँ पे अवेलेबल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये जैसे पानी ऊपर पहाड़ से गिर रहा है या झील से गिर रहा है, लेक से गिर रहा है, तो इसका मतलब इसमें क्या है, एनर्जी है। आपको यहाँ पे यदि रोक कर रखे हो इसमें एनर्जी है, यदि नीचे गिरेगा तो इससे काम, मतलब यहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस बना, नीचे जो प्रेशर है ज़मीन पे जो है वो कम है, ऊपर में यहाँ पे प्रेशर जो है इसके पास ज़्यादा है, तो ये ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करेगा। तो इसी तरह से जहाँ भी डिफरेंस आ जाता है, या हमने इलेक्ट्रिसिटी में भी यही पढ़ा कि करंट को फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना ज़रूरी है, हीट को फ्लो होने के लिए टेम्परेचर का डिफरेंस होना ज़रूरी है। तो जहाँ भी डिफरेंस आएगा ना, या टेम्परेचर हो, एनर्जी हो, प्रेशर हो, फोर्स हो, वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ काम हमें वर्क डन मिलेगा। ठीक, तो हमने जैसे ही देखा, सोचा हमारे साइंटिस्ट ने कि यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस हो रहा है लोअर और अपर में, तो हम यहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ काम ले सकते हैं। और जो ये टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो इसके पास एनर्जी होता है, इसी को हम बोलते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी। आपको डेफिनेशन नोट्स में दे दूंगा। ठीक है, अब इसको कैसे लाया जा सकता है, प्रैक्टिकली कैसे लाया जा सकता है, तो ये भी देखो डेमो, इसका भी डेमो देखा गया है, बट अभी प्रैक्टिकली सोचा जा रहा है कि इसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लाया जाए। तो इसके जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो होता है 20 डिग्री सेल्सियस, ये ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। अब 20 डिग्री सेल्सियस में तो हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, हमें 20 डिग्री सेल्सियस से तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा नहीं। यदि हम टरबाइन लगाते हैं, यदि हम उस पर स्टीम टरबाइन देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट पानी तो यहाँ पे डाल नहीं सकते, क्योंकि पानी में तो अब ओशियन में तो कौन सा है, ओशियन में तो ये हमने, यदि ज्वार आता है तो उसके लिए टाइडल एनर्जी पढ़ लिया, वेव एनर्जी है तो उसके लिए वेव एनर्जी पढ़ लिया, लेकिन टेम्परेचर के कारण तो क्या होगा, उसको स्टीम में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब वहाँ पे स्टीम टरबाइन लगेगा। अब 20 डिग्री सेल्सियस में तो स्टीम बनेगा ही नहीं, 20 डिग्री सेल्सियस में तो स्टीम बनेगा नहीं। तो 20 डिग्री सेल्सियस में स्टीम नहीं बनेगा, तो हमें पता है कि हम फिर क्या वहाँ यूज करते हैं, दूसरा मटेरियल यूज करते हैं जो जल्दी वेपर में बन जाता हो, जैसे इथाइल ईथर, अमोनिया। ठीक है, ये सब हम यूज करते हैं इसको प्लांट को चलाने के लिए। ओके, तो यही है आपका, इसमें ज़्यादा डायग्राम वगैरह है नहीं आपके सिलेबस में, तो आप इतना ही जानो ओशियन थर्मल एनर्जी क्या होता है और कैसे ये वर्क करता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब देखो, ये तो जैसे जिस तरह से हमने टाइडल एनर्जी पढ़ा, वेव एनर्जी पढ़ा, ओशियन थर्मल एनर्जी पढ़ा, ये हमारे पास जो है हमारे नेचर में है तो बहुत। ठीक है, पानी हमारा ओशियन हमारे पास 70% जो जगह है वो एरिया जो है वो यही ले रखा है। ठीक है, वेव एनर्जी भी हमारे समुद्र में है, तो हमारे पास समुद्र भी जब हो जाता है, टाइडल भी यहीं की बात है। तो मतलब है तो हमारे पास पोटेंशियल इसकी बहुत, लेकिन इसको प्रैक्टिकल में हम अभी लाने का सोच रहे हैं, और इसको अभी प्रैक्टिकल में लाने के लिए अभी हमारे पास बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ है, उसको सामना करना पड़ेगा। धीरे धीरे रिसर्च होगा, तब फिर जाकर इसमें कुछ एडवांसमेंट होगा, फिर हम इस पर प्रैक्टिकल यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एनर्जी फ्रॉम सी। अब एक बात देखो, अब जी इतने भी अभी एनर्जी पढ़ा, टाइडल पढ़े या वेव एनर्जी पढ़ा या ओशन थर्मल एनर्जी पढ़ा, ये सब सन का एनर्जी है। मैंने पहले भी बताया कि जितने भी एनर्जी हैं वो सोर्स ऑफ सन एनर्जी है। ठीक है, अब टाइडल एनर्जी किसके कारण आता है, तो देखो भाई वो अर्थ और मून का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके कारण होता है। अब ये अर्थ घूम क्यों रहा है, तो सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब इसके बीच में ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो मतलब इसके अल्टीमेटली यदि इनडायरेक्टली देखा जाए तो सन ही हमारा एक क्या है, मेन इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है। वेव एनर्जी में एयर के प्रेशर के कारण वेव उठती है। तो एयर में आता कहाँ से एनर्जी है, एयर में आता है एनर्जी हमारा, एयर में एनर्जी आता है हमारे हीट से। ठीक है, हीट होता है तो वहाँ से प्रेशर फिर क्रिएट होता है और फिर हवा फ्लो करता है। ये सब हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। ओशियन थर्मल एनर्जी में भी जो टेम्परेचर डिफरेंस बन रहा है वो किसके कारण बन रहा है, सन के हीट के कारण ही टेम्परेचर डिफरेंस बन रहा है। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि यहाँ भी ये तीनों एनर्जी हमने पढ़ा वो सोर्स ऑफ सन एनर्जी है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जैसे भी। अब आते हैं जियोथर्मल एनर्जी, लास्ट है हमारा जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी। ओके, तो जियोथर्मल एनर्जी, जियो का मतलब क्या होता है आप जानते हो, जियो का मतलब होता है ज्योग्राफी, मतलब अर्थ।
ये हमारा अर्थ होता है। जियो वर्ड का मतलब आपने जानते हो। थर्मल का मतलब होता है हीट। थर्मल का मतलब हीट। तो अर्थ में हीट, अब अर्थ में हीट कैसे आएगा भाई? अर्थ में हीट कैसे आता है? तो अर्थ में हीट आता है, अर्थ में जो हीट आया वो कहाँ से आया भाई? तो वो हमारे पता है कि आपको अंदर जो है अर्थ के जो कोर होता है वहाँ पे मैग्मा पाया जाता है। और ये मैग्मा क्या होता है? मोल्टन स्टेट में होता है और यही यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट पैदा करता है। और भी कारण है इसके, ज्योग्राफिकल कारण है, वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा आपको। और एक कारण और मान सकते हो कि हमारे जो प्लेट है ना, जो टेक्टोनिक प्लेट है, वो आपस में क्या करते हैं? बार बार टक्कर खाते रहते हैं, तो उसके कारण भी वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है। तो इसके कारण अर्थ जो हमारा है, अर्थ के अंदर जो इन रॉक हैं, रॉक देखो, ये जो मैग्मा होता है ना, ये जो हमारे चट्टाने हैं वो किस पे टिके हुए हैं? ये मैग्मा पे टिका हुआ है। ठीक है, मैग्मा पे टिका हुआ है। और यही मैग्मा के, और ये रॉक क्या होता है? धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये ब्रेक होता है। ये मैग्मा यदि अंदर ज़्यादा, अब इस पे भी मैं अलग से वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ कि ये जो हमारा साइक्लोन वगैरह है ये सब कैसे आता है। हम सोचते हैं ज्वालामुखी फट गया, ठीक है, तो ये सब हम पढ़ेंगे, वहाँ पे क्लियर कर लेंगे। तो आप ये समझो कि ये मैग्मा जो होता है ना, ये काफ़ी हीट होता है और ये प्रेशराइज होता है, इसके कारण ये चट्टान को अपने ऊपर अटका रखा है ड्यू टू प्रेशर। अब यही इसी मैग्मा कारण यहाँ पे चट्टाने में क्या होता है? ये भी हीटेड होता है और इसी चट्टान के ऊपर हमारा फिर वाटर है, वाटर का लेवल है। तो ये यदि गर्म है, इतना ज़्यादा हीट है, तो यहाँ भी क्या होता है? यहाँ भी ये जो वाटर है ये भी बहुत ज़्यादा हीटेड होता है, मतलब स्टीम के फॉर्म में होता है। तो आपने ये रूप तो देखा ही होगा, कहीं आप गार्डन वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे बना रहता है पार्क में, और बीच में ऐसे पानी का वहाँ पे नोजल लगा रहता है जो स्प्रे करता है। तो एक इसी टाइप से जो ज़मीन से अंदर स्टीम निकलता है, कहीं कहीं जहाँ पे अपना जो रॉक है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। कहीं कहीं ऐसा नहीं है, कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं। जैसे यूएसए है, कनाडा है, यहाँ पे ये सब जगह पे जो है वो चट्टानें जो बहुत गर्म है। ओके, तो ये मैग्मा के कारण ही क्या होता है? यहाँ पे हीट जनरेट होता है और ये स्टीम क्रिएट करता है। और ये देखो, अब हमारे लिए तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गया कि भाई हमें स्टीम ढूंढ रहे थे कि स्टीम कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है, उसके लिए हम इतना कोल जलाते हैं, लेकिन यहाँ तो स्टीम तो फ्री में मिल रहा है। ठीक है, जियो थर्मल एनर्जी से। तो जियो थर्मल एनर्जी को आप ये कह सकते हो कि ये दिस इज द ओनली फ्यू सोर्स ऑफ एनर्जी दैट डज नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन की एनर्जी से यहाँ पे देखो कुछ रोल नहीं है। ये हमारे अर्थ का अपना कंस्ट्रक्शन है, अपनी ये इसकी प्रॉपर्टी है कि अंदर मैग्मा है, उसके कारण हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और भी डिफरेंट डिफरेंट फेनोमेनन होता है। तो ये है जो एक सन का एनर्जी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, और ये जो हीट होता है ना, ये मैग्मा जो बनता है वो बनता है, ध्यान रखना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। रेडियो एक्टिविटी होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, अंदर फ्यूजन प्रोसेस होता है, तो इसके कारण फिर ये रेडियो एक्टिव में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है। मैं अभी आगे पढ़ाऊँगा भी, न्यूक्लियर जब पढ़ाऊँगा तो इसी को बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या हुआ कि अर्थ में जो हीट है, और वो हीट कहाँ से आता है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के अंदर को रिएक्शन के कारण होता है, वही मैग्मा क्रिएट करता है। यही मैग्मा हीटेड होता है, ये रॉक को हीट करता है, रॉक से हीट होने से हमारा जो वाटर है अंदर वो स्टीम कन्वर्ट हो जाता है, और वही सी स्टीम को हम फिर यूज ले लेते हैं अपने टरबाइन को रोटेट कराने में। समझ में आया? तो मतलब हम अर्थ के पास क्या करते हैं, मतलब जहाँ भी हमें, ये तो हमारे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है, हर देश का अपना आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता है, तो वो पता करते हैं कि कहाँ का जो टेम्परेचर है, चट्टान जो है वो काफ़ी गर्म है, जहाँ पे डायरेक्टली हमें स्टीम मिल सकता है। ओके, तो ये हम क्या करते हैं, जैसे हमारे इंडिया की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, एचपी और एमपी, ठीक है, ये दो जगह ये जियो थर्मल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, हिमाचल प्रदेश और ये हमारा मध्य प्रदेश, तो ये दो जगह करते हैं। बट ये इतना ज़्यादा इंडिया में अभी यूजेबल है नहीं। तो हमारे यदि इसका यदि पूछा जाए तो ये ज़्यादातर यूएसए और न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड में ये बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि उधर के जो चट्टानें हैं वो काफ़ी गर्म हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज यही है कि देखो, डायरेक्टली यहाँ पे पाइप के थ्रू अंदर डाला जाता है, और पाइप अंदर डाल के डायरेक्टली, अब देखो वो अंदर में ऑलरेडी ये हाई प्रेशर में रहता है स्टीम, ये क्योंकि कंटिन्यूस स्टीम जनरेट होता है ना, तुम जानो समझते हो कि यदि कंटिन्यूस स्टीम जनरेट होता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे प्रेशर हाई हो जाता है।
इसी कारण हमारा अपना जो कुकर में सीटी लगता है वो कैसा लगता है, ये लगता है ना, कंटिन्यूस आप हीट को देते हो, स्टीम बनता है तो फिर वो प्रेशर हाई होता है तो फिर वो खाना बनता है। इसी तरह से ये भी अंदर जो स्टीम है वो हाई प्रेशर में ही रहता है, उसको जस्ट रास्ता मिलता है पाइप, और वो हाई प्रेशर से फ्लो होकर आता है, ये पाइप के थ्रू आया, और ये स्टीम को हम डायरेक्टली कहाँ यूज कर देते हैं, टरबाइन पे, और टरबाइन घुमा तो फिर हम जनरेटर से इसको जनरेट कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो हो गया, एक तो ये वे हो गया। अब दूसरा तरीका, एक और टेक्निक अभी अपनाया जा रहा है, क्या करते हैं कि हम इधर से कोल्ड वाटर क्या डालते हैं, क्योंकि हमें पता है हम पाइप के थ्रू कोल्ड वाटर डालते हैं, और हमें पता है अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा हीट है, तो वो हीट गेन करके यहाँ पे क्या होता है, हीट का एक्सचेंज हो जाएगा। जैसे ही ये वो पाइप अंदर जाएगा तो अंदर का हीट क्या हो जाएगा, ये पानी को स्टीम बनाकर इधर से दे देगा। तो हम एक ही तरीके से दो बार स्टीम निकाल रहे हैं, एक तो डायरेक्टली आ रहा है और एक ये पाइप के थ्रू आ रहा है, तो दो पाइप लगाया जाता है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ओके, तो ये हो गया, और एडवांटेज भी पढ़ लिया। डिसएडवांटेज यही है कि बस ये तो हर जगह है नहीं भाई, हमारे जो चट्टान ये तो नेचुरली है, जहाँ पे है उनके लिए तो एडवांटेज की बात है, जैसे यूएसए, न्यूजीलैंड। अब अपने पास नहीं है इतनी चट्टाने रॉक, तो फिर नहीं है, क्या कर सकते हैं, ये एक इसका डिसएडवांटेज है। और दूसरी की ये इसमें जो ड्रिलिंग होता है, ड्रिलिंग करना और इसमें जो पाइप लगाया जाता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होने से यहाँ पे जो इसकी जो इनिशियल कॉस्ट होता है वो हाई होता है, ये ध्यान रखना है। सो यही था हमारा एनर्जी फ्रॉम सी एंड जियोथर्मल एनर्जी। तो ये इतना ही आपको पढ़ना था। अब इससे ज़्यादा डिटेल आप हायर क्लास में पढ़ोगे, यदि आप ज्योग्राफी या अदर सब्जेक्ट एनर्जी से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट आप लोगे आगे तो आज के लिए इतना ही। फिर हम मिलते हैं न्यूक्लियर से कैसे एनर्जी हम प्रोड्यूस कराते हैं, और फिर हम इस चैप्टर को एंड करेंगे, फिर हम आवर एनवायरनमेंट जो हमारा चैप्टर है उस पर आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनामिक एजुकेशन। और यदि मेरा पढ़ाई हुआ अच्छा लगता है तो याद है ना, दबाकर लाइक करना है, ठीक है, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। थैंक यू।